हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। ओके, हम बिजनेस लॉ कर रहे हैं जिसके हम 26 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये हमारे जो नोट्स हैं उसमें से हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 25 क्वेश्चन तक मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस होंगी, आप ऐप पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन प्राइस एज पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट एंड मोड ऑफ मेथड अंडर सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ठीक है, दो चीजें दो चीजों पे हमने नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, एक है प्राइस एज पर सेल्स ऑफ गुड है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि है क्या, इसको बोलते क्या है। ठीक है, हमने सेल्स ऑफ गुड एट द प्राइस इज एज अ मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल्स ऑफ गुड। ठीक है, तो प्राइस क्या है? प्राइस का मतलब है जो भी कंसिडरेशन में दिया जाए। ठीक है, लाइक कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, कुछ भी रिटर्न में दिया जाता है वो उसका प्राइस होता है। ठीक है, लाइक आप बाइक बेच रहे हो तो आपको उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है? 50-30,000। ठीक है, जो भी आपको अमाउंट मिलता है जो आप डिसाइड करते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? उसका प्राइस होता है। वही हम उसको प्राइस मान लेते हैं जो हमें कंसिडरेशन में मिला हो। ठीक है, इफ इट कैन बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ठीक है, और जो डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, इफ द प्राइस इज नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस पहले ही बता दिया जाता है। जब भी आप कोई सेल्स में देखते हो, कोई चीज देखते हो या कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपको पहले प्राइस बता दिया जाता है। और अगर प्राइस डिटरमाइन ना हो, यानी कि किसी चीज का प्राइस ना लिखा हुआ हो या ना पता हो, तो बायर उसका रीजनेबल प्राइस पे कर सकता है और कर देता है। ठीक है, जिस चीज का प्राइस नहीं लिखा होता उसके लिए एक बायर जो है वो उसका रीजनेबल प्राइस पे कर देता है, जिसने खरीदा है सामान वो। ठीक है, देन रोल ऑफ प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट। रोल क्या है प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट में? प्राइस इज अ फंडामेंटल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये फंडामेंटल टर्म है। कोई चीज बेच रहा है वो किसके लिए बेच रहा है? पैसा लेने के लिए बेच रहा है ना? कुछ अमाउंट, कुछ समथिंग इन रिटर्न लेने के लिए ही अपनी कोई चीज बेच रहा है। अदरवाइज बेचना भी नहीं चाहेगा कोई, है ना? अगर उसको कुछ बोला जाए फ्री में बेचो तो कोई बेचेगा नहीं। ठीक है, अगर वो सेल कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो वो चैरिटी है, गिफ्ट है, डोनेशन है, वो अलग बात है। मैं बोल रही हूँ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में। सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज बेच रहा है तो वो उसका उसका प्राइस लेने के लिए ही उसको बेच रहा है। देन सर्टेनिटी एंड असर्टेनमेंट। द प्राइस मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन विद द रीजनेबल सर्टेनिटी। ठीक है, यानी कि जो प्राइस होना चाहिए, प्राइस कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आप 30 लाख की बाइक है, ठीक है, 30 लाख की कार है, आप बोलो कि 10 लाख में दे दो या 5 लाख में दे दो। ठीक है, तो ये अनसर्टेन हो गया ना, वैलिड ही नहीं होता ये पॉइंट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है इतनी ज्यादा, और आप उससे बिल्कुल ही जीरो पे आ जाओ। ठीक है, आप बोलो 500 वाली चीज 50 में दे दो। ठीक है, तो वो वैल्यू नहीं करती। तो चीज ऐसी होनी चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि उसका जो प्राइस मिल रहा है वो ट्रू है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। प्राइस फिक्स कैसे किया जाता है? दोनों पार्टी के द्वारा, दोनों में डील होती है, कैलकुलेट किया जाता है कुछ मेथड यूज करके बाय द पार्टीज। ठीक है, लाइक मैंने कुछ खरीदा है, मान लो मेरे पास कार है, ठीक है, मैंने उसको 5 साल चलाया है, तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगा के उसका प्राइस कम करके ऑलरेडी ही पूरा प्राइस कम करके ही दूंगी, है ना? मैं उस पर 5 साल जो मैंने चलाया है वो उस 5 साल की अमाउंट जो है वो मैं ऑलरेडी कम करके दूंगी। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि जो भी प्राइस डिटरमाइन होता है वो दोनों पार्टी की डीलिंग पे होता है। और आप देखते हो घर बिकते हैं, है ना? घर बिकते हैं, बोलते हैं वो 30-30, 40-40 लाख में है, ठीक है, ऐसे मतलब अलग अलग अमाउंट्स बोलते हैं। लेकिन फिर जब बायर्स के साथ डील होती है तो फिर थोड़ा सा वो खुद भी कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक तो डीलिंग के साथ और एक कुछ मेथड्स लगा के। ठीक है, और जैसे मान लो 100 गज का प्लाट है, ठीक है, 1 गज 5,000 में है, तो वो 100 गज का 5,000 के हिसाब से प्राइस लगाएगा ही। ठीक है, ये तो वो फिर ये क्या है? ये उसने मेथड यूज किया, ये तो यूज करेगा ही। ठीक है, देन टाइम ऑफ पेमेंट। टाइम ऑफ पेमेंट क्या है? अनलेस अदरवाइज अग्रीड द बायर इज जनरली रिक्वायर्ड टू पे द प्राइस एट द टाइम एंड द प्लेस स्पेसिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट और अपॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, प्राइस का टाइम कौन सा होता है? मोस्टली वही होता है जब उसको गुड दिया जाता है या उससे पहले या डिसाइडेड टाइम। ठीक है, जो दोनों पार्टी डिसाइड करती हैं कि इस टाइम पे मैं आपको पे करूंगा और इस टाइम पे आप मुझे गुड दे देना। ठीक है, तो वो टाइम क्या होता है? पेमेंट का टाइम होता है। चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस क्या है? प्राइस सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है,
फ्लक्चुएटेड होता रहता है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कभी कभी किसी जगह का भाव गिर गया तो फिर वो जगह क्या है, कम भाव पे ही बिकेगी, ठीक है। तो ऐसा भी होता रहता है, ठीक है। मार्केट के अकॉर्डिंग भी प्राइस चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। रेमेडीज फॉर नॉन पेमेंट, इफ द buyer fail to pay the price, the seller may have remedy available under the sales of good act, such as the right of sue for the price और recover the damage for non payment। और ठीक है, ये क्या है, रेमेडी है कि अगर कोई सेलर जो है, कोई बायर जो है उसको प्राइस नहीं देता है और गुड्स भी ले लेता है उससे, तो वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अकॉर्डिंग उनपे क्या कर सकता है, स्यू कर सकते हैं, यानी कि केस कर सकते हैं, ठीक है, कि प्राइस उन्होंने पे नहीं किया है। और सेकंड क्या है, वो डैमेज भी क्लेम कर सकता है फॉर नॉन पेमेंट, कि मुझे आपने पेमेंट नहीं दी है तब तक मुझे जो जो डैमेज फेस करना पड़ा उसका प्राइस भी आपको पे करना पड़ेगा। देन मोड ऑफ पेमेंट अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, कैसे कैसे कर सकते हो आप, एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, द मोड ऑफ पेमेंट इज टिपिकली डिटरमाइंड बाय द एग्रीड बिटवीन द बायर एंड सेलर, ठीक है। यानी कि जब पार्टी डिसाइड करे तब पे कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट यानी कि पे कब करना है, ठीक है, जब तो पार्टी डिसाइड करे एक स्पेसिफिक डेट टाइम टर्म जो भी है तब पे किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है कैश पेमेंट, कैश में आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, इमीडिएट कैश, ठीक है। देन क्रेडिट पेमेंट, इमीडिएट कैश मतलब कि आपने देखा उसने कहा मुझे इतने में देना है, जैसे आप सूट लेने जाते हो या कोई स्टेशनरी लेने जाते हो, दैट इज इमीडिएट ट्रांसफर, आप उसको पैसे देते हो, आप उससे सामान ले आते हो। क्रेडिट पेमेंट जब आप क्या करते हो, एक्सटेंड कर देते हो डेट, पे करने की डेट को एक्सटेंड कर देते हो, ठीक है, जब आप उसको आफ्टर सम टाइम लेट देते हो, ठीक है। लाइक हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम उसको यूज कर लेते हैं और उसकी पेमेंट बाद में देते हैं। चेक और बैंक ड्राफ्ट, आप चेक के थ्रू दे सकते हो, बैंक ड्राफ्ट हो गया, बैंक ड्राफ्ट पता है ना, बैंक के थ्रू, ठीक है, बैंक देता है। देन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक जो अभी आप यूज करते हो, वॉलेट्स, जीपे, ठीक है, फोन पे, ये सब वॉलेट जो आप यूज करते हो वो सब। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, जब ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जाती है ना, इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जाती है तो पहले एक लेटर भेजा जाता है उनके बैंक को कि मेरे भी यहाँ पे इसको पैसे दे देना जब मेरे पास सामान आ जाए, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि वो बैंक के पास भी जाता है, ठीक है, बायर के भी हाथ पे, जो बायर है जो खरीदने वाला है वो एक लेटर ऑफ जो क्रेडिट है वो सेलर को दे देता है कि जब मेरे पास गुड आ जाएंगे तब तुम क्या करना, ये बैंक में ले जाना, बैंक तुमको पैसे दे देगी। एस्क्रोस, एस्क्रोस क्या होता है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होती है ये, ठीक है। ये क्या है, कुछ ट्रस्ट के साथ जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्क्रोस एग्रीमेंट्स, ठीक है। और इसमें जो थर्ड पार्टी इंक्लूड की जाती है आपने एज अ ट्रस्टी, उसको बोलते हैं एस्क्रो एजेंट, ठीक है। इसमें क्या है, पेमेंट को होल्ड किया रहता, होल्ड किया जाता है जब तक क्या ना मिल जाए, सर्टेन कंडीशन मीट ना हो जाए, ठीक है, जो कंडीशन उन्होंने बोली होती है उसमें से जब आधी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब पेमेंट दी जाती है, तब तक वो होल्ड करके रखी जाती है। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, द मोड ऑफ method must comply with any legal requirements or regulation, government financial transaction such as anti money laundering law, बैंक रेगुलेशन एंड टैक्स लॉ, ठीक है, कुछ भी आप लीगली कर रहे हो, ठीक है, लीगली कर रहे हो कुछ, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, बैंक की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो इसमें आ जाती हैं, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट कभी कभी बैंक में मांग लेता है ना, यानी कि चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक आपको कुछ भेजता है, दैट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि भाई ये हम कर नहीं सकते, आपका बैंक जो चेक है वो बाउंस हो गया है, आपको पहले ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी तभी हम कर सकते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मोड के यूज में जो पेपर यूज होता है या जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है, इनवॉइस रिसिप्ट, वो उसको मोड ऑफ, उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। देन डिस्कस द रूल रिगार्डिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, यानी कि सेलर से बायर को गुड दिए जा रहे हैं, उसमें क्या रूल्स होते हैं, कौन से रूल्स हैं, अगर प्रॉपर्टी के केस में है तो कौन से रूल जो है पास किए जाएंगे, ठीक है, कुछ कॉमन रूल्स हमें बताने हैं। फर्स्ट, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, दोनों पार्टी क्या हो, अग्री होनी चाहिए कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी मैंने खरीदनी है, और सेलर अग्री हो कि ये वाली प्रॉपर्टी मैंने
बेचनी है, ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय और अंडर द लॉ, ठीक है, जो भी ट्रांसफर ऑफ टाइटल किया जाता है, लेकिन हम बोलते हैं रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, ठीक है, वो रजिस्ट्री क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल होना चाहिए लॉ के अंडर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनसर्टेन गुड्स, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर की जानी चाहिए, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। When the goods are not identified or specified at the time of contract or property is in the goods cannot pass until they are uncertain. Once the goods are identified and set apart from the seller stock, the property can pass to the buyer. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब करेंगे, अनसर्टेन गुड्स, जब आपको मान लो आपका सामान पड़ा उसमें, तब नहीं आप ट्रांसफर कर सकते, ठीक है, आप पहले अपना सामान उठाओगे, सेलर जो है वो सारा अपना सामान उठाएगा, लेके जाएगा, देन वो आप उसको फिर जैसे मतलब डील हुई थी वैसे आप उसको ट्रांसफर करोगे। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड सेंड और ऑन अप्रूवल और सेल्स ऑन or return basis. When goods are sent by the seller to the buyer on approval or sales or return basis, the property does not pass to the buyer until they accept the good by either expressly indicate their acceptancy or by doing any act adopting the transaction. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टीज दे रहे हो किसी को और उसके बदले में उससे कुछ ले रहे हो, ठीक है, रिटर्न में कुछ ले रहे हो, ठीक है, तो जब तक वो आपको मिल नहीं जाता तब तक आप उसको प्रॉपर्टी नहीं दोगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स, कोई स्पेसिफिक गुड है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ गुड है, व्हेन द पार्टी इंटेंड टू इट टू पास, ठीक है, वो गुड तभी ट्रांसफर किया जाएगा जब दोनों पार्टी अग्री होंगी और अवेलेबल होंगी एक दूसरे को देने के लिए। रिस्क एंड प्रॉपर्टी पासिंग often tied to the transfer of risk while the property may pass at one point. The rule regarding risk are often similar to those government the passing the property, but when can differ depend on the justification and the term of the contract. ठीक है, टर्म और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वैसे तो रिस्क अलग अलग होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद अगर वहां पे भूकंप आ गया तो आप बोलो कि नहीं मैंने तो सेलर से खरीदी थी वापस दे दो, ठीक है, सेलर का है ये, या सेलर ने कुछ अच्छा नहीं लगाया था इसलिए गिर गया, तो ये सब नहीं होता, तो फिर जब आप ले लेते हो तो रिस्क भी उसके साथ ही आपको ट्रांसफर होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सेल्स एंड एग्रीमेंट फॉर सेल्स ऑल्सो डिफरेंशिएट द टू टर्म्स, सेल्स और एग्रीमेंट फॉर सेल दोनों टर्म आपको बतानी है। सबसे पहले आ गया सेल, सेल क्या है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जब आपने पूरी की पूरी ऑनरशिप किसी को दे दी, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, लीगल ऑनर अब सामने वाले पर्सन को आपने बना दिया, करना। 1 मिनट बेटा। हाँ जी।
ओके, ठीक है, हम सेल पे थे। सेल क्या है? जब आप कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हो ऑनरशिप, ठीक है, गुड्स की ऑनरशिप आप कंप्लीटली जब ट्रांसफर कर देते हो उसको सेल्स ऑफ गुड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बायर के पास अब लीगल ऑनरशिप चली गई। अब आपका उसके ऊपर कोई भी राइट नहीं रहा, सारी की सारी किसके पास चली गई? बायर के पास चली गई। उसको बोलेंगे सेल्स, ठीक है। लाइक प्रॉपर्टी आपने भी किसी ना किसी से खरीदी होगी, ठीक है, सारी ऑनरशिप आपके पास आ गई, अब आप बोलते हो ये मेरा घर है ना, तो वो क्या है? सेल्स। उसने सेल किया, आपने खरीद लिया, सारी ओनरशिप आपके पास आ गई। दूसरे केस में है एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल क्या है? रिप्रेजेंट करती है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर आउटलाइनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव सेल, ठीक है। यानी कि आप जब सेल करो लेकिन कुछ टर्म के लिए या कुछ टाइम के लिए, ठीक है, या कुछ नेगोशिएट करके, ठीक है, ये एग्रीमेंट फॉर सेल किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। गुड के केस में प्राइस, पेमेंट, डिलीवरी टर्म एंड अदर रिलेवेंट कंडीशंस, कुछ भी टर्म पे आप एग्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है, सेल्स का। मान लो मैंने बोल दिया कि अगर परसों तक गुड नहीं आया तो मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है, तो ये भी क्या है? एग्रीमेंट फॉर सेल है। मैंने एग्रीमेंट किया मुझे परसों चाहिए ही चाहिए, नहीं आया तो मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या करते हैं कि मुझे इतने टाइम के लिए चाहिए, ठीक है, उसके बाद मैं रिटर्न कर दूँ, इसमें ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होती। या फिर ट्रांसफर कब होती है? जब आपके पास स्पेसिफिक गुड पहुंच जाए तब। डिफ्रेंसिएशन आ गया नेचर दोनों का, ठीक है। उसमें क्या है? कंप्लीटली ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, जबकि एग्रीमेंट में कंप्लीटली ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर होती है तो आफ्टर लेटर सम टाइम, ठीक है, लेटर टाइम, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आ गया, सेम वही ऊपर वाला केस है, इसमें आप इमीडिएट ट्रांसफर कर दोगे, साथ के साथ कर दोगे, जबकि एग्रीमेंट में आप उसको या तो इमीडिएट ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है। इमीडिएट ट्रांसफर की बात हुई है दोनों, यहाँ पे चाहे आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की जगह इमीडिएट ट्रांसफर ओनरशिप लिख सकते हो। देन लीगल कॉन्सिक्वेंस। लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है? जो सेल्स है उसमें रिस्क इंक्लूड है, किसका जाता है? रिस्क बायर का चला जाता है, लेकिन एग्रीमेंट फॉर सेल में रिस्क ट्रांसफर नहीं होता है, वो रिस्क किसका रहता है? वो सेलर का ही रहता है, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से गुड नहीं दिया, ऑनरशिप नहीं दी, जब तक हम सामने वाले को ऑनरशिप नहीं देते हैं तब तक हम रिस्क भी उसका नहीं होता, जो ऑनर है रिस्क उसका ही रहता है। देन कंडीशन और वारंटी अप्लाइड बाय लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो कंडीशन और वारंटीज अप्लाई होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया कंडीशन। कंडीशन क्या है? टाइटल। सेलर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स एंड द बायर विल रिसीव राइट क्लियर टाइटल ऑफ द गुड्स, ठीक है, यानी कि उसको प्रॉपरली टाइटल दे देना कि अब से इस पे सारा अधिकार तेरा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना कि कौन से ब्रांड का है, कौन सा मॉडल है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। मान लो अगर आप कोई कार बेच रहे हो तो उसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देनी है, ऐसे नहीं कुछ छोड़ छोड़ दो और फिर बोलो ये तो ऐसा था, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो आपको स्यू कर सकता है। क्वालिटी और मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी इसमें क्या है? कंडीशन दैट द गुड्स सोल्ड गुड आर ऑफ स्पेसिफिकेटरी क्वालिटी और मर्केंटिक क्वालिटी। दिस मीन्स दैट द गुड शुड बी फिट फॉर द ऑर्डिनरी पर्पज फॉर विच सच गुड्स आर यूज्ड, ठीक है, जिस पर्पज के लिए वो गुड खरीद रहा है आपसे, ठीक है, वो पर्पज वो पूरा करता हो ऐसा गुड्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट भी यही आ गया कि फिट फॉर द पर्पज, जो भी पर्पज के लिए वो गुड खरीद रहा है वो उस पर्पज को फिट कर। सेल्स बाय सैंपल, ठीक है, आप गुड सॉल्व करने से पहले क्या है उसको एज अ सैंपल रेफर कर दो, ठीक है। अगर उसको बल्क में खरीदना है तो पहले उसको सैंपल दे दो कि ये सैंपल है, आप इसकी चेक कर लो क्वालिटी कंडीशन, अगर आपको अच्छी लगती है देन हम आपको सेल कर देंगे, ठीक है, या प्रोडक्ट और बना के दे देंगे। देन वारंटीज आ गई। वारंटीज क्या है? क्वाइट पोजेशन। क्वाइट पोजेशन क्या है? बायर विल हैव द राइट टू पोजेस द गुड विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी क्लेम एज सुपीरियर राइट ऑफ द गुड, ठीक है। एज जो बायर है वो थर्ड पार्टी को बिना इन्वॉल्व किए भी गुड क्या है? खरीद सकता है। जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी को जो है इंक्लूड करना ही करना है। फ्री फ्रॉम इंक्यूबेरेंस। इंक्यूबेरेंस क्या है? फ्री फ्रॉम एनी अनडिस्क्लोजर चार्जेस और इंक्यूबेरेंस नॉट नोन टू द बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो फ्री है उसको, यानी कि वो वारंटी में जब हम लेते हैं तो क्या होता है? फ्री होता है कि अगर इसमें ये खराब निकला तो आप अपने आप चेंज करके दोगे, है ना, तो ये क्या है? वारंटी। देन फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्सन, वो जो जिस पर्पस के लिए वो खरीद रहा है वो पर्पस में फुलफिल करना चाहिए, अगर वो फुल्ली पर्पस को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो जो है वो सेल
जो है वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। देन कंडीशंस आ गई, इम्प्लाइड इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन बाय सैंपल एंड रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, दो आपने कंडीशन बतानी है क्या क्या होती है। सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन की कंडीशंस क्या है, कंडीशन एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिस्क्रिप्शन। सेल्स जो है कंडीशन जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, डिस्क्रिप्शन के कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की जाएगी सेलर के द्वारा उसके अकॉर्डिंग उसकी सेल जो है डिपेंड करती है। लाइक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ द सेलर एडवाइज अ स्मार्टफोन हैविंग सर्टेन फीचर एंड स्पेसिफाई देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द स्मार्टफोन सोल्ड एक्चुअली पोज दिस फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कंडीशन सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन यानी कि आपने अगर उसका कुछ डिस्क्राइब करके बेचा है उसको कि ये काम ये करता है। ठीक है, आईफोन बोलते हैं कि हमारा कैमरा क्वालिटी सबसे बेस्ट है, तो ये जो फीचर उन्होंने बताया है वो फीचर कैम इसको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो ना करे तो कोई स्यू कर सकता है उनको। ठीक है, सेल्स बाय सैंपल, सेल्स बाय सैंपल जब आप, ये भी एक कंडीशन है कि आप क्या करो, सैंपल दे दो पहले उनको, बाद में वो आपसे बल्क में खरीदते हैं। ठीक है, लाइक आप कहीं जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, कोई खाने वाली शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो पहले थोड़ा चेक कराओ। ठीक है, तो वो मिठाई या फ्रूट या जो मिठाई हो गया या फिर कोई स्नैक हो गया, ठीक है, लाइक भुजिया हो गया, तो वो क्या कराते हैं, आपको थोड़ा सा टेस्ट करा देते हैं कि आप पहले सैंपल देख लो, फिर आप बल्क में उसकी ऑर्डर दे दो। ठीक है, पहले आपको सैंपल दिया जाता है। कभी कभी तो एक छोटे छोटे पैकेट्स भी बना के रखे जाते हैं कि ये सैंपल पैकेट्स हैं। आप जैसे मॉल में आपको परफ्यूम वगैरह सैंपल परफ्यूम लगे होते हैं आगे, वो क्या है, ये सैंपल्स हैं, आप इनको चेक कर लो, आपको पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हो। गुड रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, नाउ आ गया गुड रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि वो पर्पस जो जिस पर्पस के लिए गुड खरीदा जा रहा है वो पर्पस वो फिट होना चाहिए। ठीक है, उस पर्पस को उसको फिट होना चाहिए, ऐसे नहीं है पर्पस कुछ और है और गुड किसी और के लिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक सेलर है, वो बायर की नीड है कि वो रेफ्रिजरेटर खरीदे फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, उसने रेस्टोरेंट के किचन में यूज करना है, तो जो सेलर उसको मॉडल बेचे वो मॉडल क्या हो, कमर्शियल यूज का मॉडल होना चाहिए। ठीक है, कमर्शियल यूज का मॉडल आपने देखा होगा, जो आइसक्रीम वाले होते हैं उनके बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, है ना, वो अलग फ्रिज होते हैं। वो फ्रिज घर पे तो नहीं होते ना हमारे, वो अलग फ्रिज होते हैं ना। तो वही जो कमर्शियल यूज के लिए फ्रिज खरीद रहा है उसको वैसा ही देना है, ये नहीं है उसको डबल डोर घर वाला फ्रिज दे दिया। इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर? क्लियर है आज के क्वेश्चन?